स्पेन वर्सेस पोर्चुगल। सो हमारा वर्ल्ड कप 2026 जो है वो राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है एंड क्रोएशिया को हराने के बाद पोर्चुगल के सामने है एक बहुत बड़ा जाइंट विच इज स्पेन। स्पेन ने इस वर्ल्ड कप में अब तक एक भी गोल कंसीड नहीं करा है, यानी कि टेक्निकली 4 मैच उन्होंने खेले हैं एंड चारों मैच जो हैं उन्होंने 0 गोल कंसीड किए हैं, यानी कि वर्ल्ड कप का सबसे बेस्ट डिफेंस जो है वो स्पेन का है इस टाइम पे। एंड जितने भी बुक मेकर्स हैं, जितने भी ऑनलाइन पंडित्स हैं, सबके सब टेक्निकली स्पेन को बैक कर रहे हैं पोर्चुगल के अगेंस्ट जीतने के लिए। एंड आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज ऑन पेपर स्पेन जो है वो पोर्चुगल से एक काफी बेटर टीम जो है वो हमें नजर आ रही है। बट आज की वीडियो में मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा इस मैच के बारे में जो कि शायद दूसरे मीडिया हाउसेज या यूट्यूबर्स जो है इसके बारे में नहीं देख रहे हैं। एंड जब आप उन 5 चीजों को जान लोगे तो आप ये चीज समझ लोगे कि ट्यूसडे का जो मैच है ये शायद उतना भी आसान नहीं होने वाला है। बिकॉज स्पेन के साथ भी एक ऐसा कर्ज है जो ऑलमोस्ट 16 साल से उनके साथ चल रहा है एंड उसके अलावा पोर्चुगल की भी कुछ चीजें हैं जिसके बेसिस पे मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो मैच है ये वन साइडेड नहीं होने वाला है। तो अगर आपको भी वो 5 चीजें जाननी है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। उसके अलावा इस वीडियो में मेरे हिसाब से मेरी एनालिसिस के बेसिस पे मैं 2 प्रेडिक्शंस भी करूंगा। लेट्स सी अगर वो प्रेडिक्शन सच होती है कि नहीं होती। बिकॉज पोर्चुगल वाले मैच में तो वो सच हो गई थी जहां पे मैंने बोला था कि एक गोल सेट पीसेस या फिर क्रॉस से जरूर आएगा इवेंचुअली ड्यू टू द एरियल एबिलिटी ऑफ पोर्चुगल एंड उसके अलावा वीक डिफेंस ऑफ क्रोएशिया एंड थैंक्स टू गॉड वो वहां पे सच हो गया। सो इस मैच में भी मैं अपनी 1 से 2 प्रेडिक्शन आपको जरूर बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। होपफुली आपको स्पेन वर्सेस पोर्चुगल का सब कुछ समझ में आ जाएगा। पॉइंट 1, स्पेन्स 16 ईयर नॉकआउट कर्स। इससे पहले हम किसी भी पॉइंट के बारे में बात करें, मैं आपके आगे एक अमेजिंग स्टैट या कर्स, आप कुछ भी कहना चाहो वो रखना चाहता हूं, विच इज 2010 फाइनल जो नेदरलैंड्स के अगेंस्ट था जहां पे आंद्रेस इनिएस्टा ने गोल मारा था। उसके बाद से 16 साल से अब तक स्पेन ने एक भी नॉकआउट मैच जो है वो जीता ही नहीं है। 2014 में वो ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए थे, नॉकआउट्स तक पहुंचे नहीं थे। उसके बाद 2018 में उन्हें रशिया ने पेनल्टीज पे हरा दिया था। मेरे हिसाब से किसी भी वर्ल्ड कप हिस्ट्री में जो रशिया है वो शायद सबसे वीकेस्ट होस्ट रहा होगा, उसमें भी स्पेन जो है पेनल्टीज पे उनसे हार गई। 2022 में उन्हें मिले मोरक्को ने भी अगेन पेनल्टीज पे स्पेन को हरा दिया था। 2 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप, 2 कंसेक्यूटिव पेनल्टी शूट आउट एग्जिट्स एंड वो भी सेम स्टेज पे जहां पे वो इस टाइम पे खड़े हैं। उसके अलावा स्पेन के किसी भी प्लेयर ने 2010 के बाद से, यानी कि जहां पे आंद्रेस इनिएस्टा ने गोल स्कोर किया था फाइनल में, उसके बाद से किसी भी स्पेनिश प्लेयर ने नॉकआउट में आज तक गोल स्कोर किया ही नहीं था। इवन रशिया वाले वर्ल्ड कप में जो गोल स्कोर हुआ था वो भी एक ओन गोल था जो कि रशिया के प्लेयर ने स्कोर किया था। उसके बाद मोरक्को वाले मैच में भी 0-0 जो ड्रॉ है वो वहां पे खत्म हो गया था। बट फाइनली इस वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट ओयारज़ाबाल ने फाइनली नॉकआउट गोल जो है वो स्कोर किया था। फाइनली जो गोल का कर्ज था वो तो ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट टूट गया, बट पोर्चुगल जो है वो ऑस्ट्रिया नहीं है। वहीं पे अगर आप पोर्चुगल पे नजर डालो तो फाइनली उनके भी टैलिस्मैन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना कर्ज जो है वो ब्रेक कर दिया। पिछले 20 साल से वो भी किसी भी वर्ल्ड कप के नॉकआउट में गोल स्कोर करने की कोशिश कर रहे थे, बट फाइनली अगेंस्ट क्रोएशिया जो पेनल्टी मिली उसको स्कोर करके उन्होंने अपना कर्ज उतार दिया। एंड 20 साल के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फाइनली एक नॉकआउट गोल जो है वो यहाँ पे स्कोर कर दिया है। सो टेक्निकली एक टीम ने अपना कर्ज ब्रेक कर दिया, दूसरी टीम अभी भी 16 साल से अपना एक कर्ज कैरी फॉरवर्ड करके चल रही है। अब ट्यूसडे के लिए मेरा पहला प्रेडिक्शन यहां पे आता है कि मेरे हिसाब से ये जो स्पेन वर्सेस पोर्चुगल मैच है ये पेनल्टीज पे जाएगा, यानी कि जो फुल 90 मिनट्स है उसमें यहां पे कोई भी रिजल्ट जो है नहीं आएगा। जो पिछले स्टैट्स हैं वो इसकी तरफ ही इशारा करते हैं। अगर आप 2018 में जाओ तो वहां पे स्पेन वर्सेस रशिया जो है वो पेनल्टीज पे गया था। 2022 में मोरक्को वर्सेस स्पेन जो है वो भी पेनल्टीज पे गया था। अगर आप उसके बाद इन दोनों का स्पेन वर्सेस पोर्चुगल का नेशंस लीग का मैच देखो तो वो भी पेनल्टीज पे गया था। एंड रिसेंटली जो पिछला मैच हुआ अभी पोर्चुगल का अगेंस्ट क्रोएशिया वो भी 1-1-3 मिनट्स में जाके जब 113वें मिनट में गोंसालो रामोस ने गोल मारा वहां पे जाके डिसाइड हुआ था। तो 4 आउट ऑफ 4 जो पैटर्न है वो बिल्कुल क्लियर है कि इस तरीके के मैचेस का जो रिजल्ट है वो 90 मिनट्स में कभी भी नहीं आया है। एंड मेरे हिसाब से अगर ये मैच पेनल्टीज में जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि पोर्चुगल के पास एक अपर हैंड है, या फिर मैं आपको कहना चाहता हूं कि पोर्चुगल इस मैच को पेनल्टीज में जीत सकती है। बिकॉज स्पेन जो है उनका ये पैटर्न बन गया है कि वो लास्ट 2 वर्ल्ड कप में जो नॉकआउट मैचेस है वहां पे पेनल्टीज में बाहर हो रहे हैं। डियोगो कोस्टा ने अभी पोर्चुगल को 2024 के यूरोज में बचाया था। उसके बाद अभी जो नेशंस लीग हुआ था वहां पे भी उन्होंने पेनल्टी सेव की थी। तो जो उनका कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पे थोड़ा सा हाई होगा। डेफिनेटली जो स्पेन के कीपर है उनका उनाई सिमन, उन्होंने भी एक तरीके से रिकॉर्ड बना रखा है अभी इस टाइम पे, जैसे कि उन्होंने 0 गोल कंसीड किए हैं। बट जो वो कॉन्फिडेंस है पोर्चुगल के पास जो ऑलरेडी वो स्पेन को हरा चुके हैं पेनल्टीज पे, मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे एक अपर हैंड जरूर रखेगा। पॉइंट 2, स्पेन्स लेफ्ट विंग इज ब्रोकन। अब यहां पे आता है वो टैक्टिकल पॉइंट जो इस मैच को पूरी तरीके से बदल देता है। मुझे पता है बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रेडिक्टेड लाइनअप या फिर प्लेइंग 11 देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, बट मैं इस पॉइंट को स्किप नहीं करने वाला हूं बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एटलीस्ट पोर्चुगल के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड स्पेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी।
निको विलियम्स जो है वो हैमस्ट्रिंग की वजह से ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, उसके अलावा पिनो जो है कॉलर बोन की इंजरी की वजह से ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। सो स्पेन के जो टेक्निकली स्टार्टर्स लेफ्ट विंगर्स हैं वो दोनों के दोनों यहाँ पे बाहर हो चुके हैं। एंड अब मैं आपको बताता हूँ वो पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ कि क्यों ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्पेन का जो अटैकिंग सिस्टम है वो कहीं ना कहीं दोनों विंगर्स पे डिपेंड करता है। राइट साइड पे आपको मिलेंगे लमीन यमाल जो कट इनसाइड करके राइट साइड से अंदर घुसते हैं, वहीं पे लेफ्ट साइड पे आपको यूजुअली मिलते हैं निको विलियम्स। दोनों के दोनों इतने पेसी एंड ड्रिबलर एंड स्किलफुल प्लेयर्स हैं कि जो फुल बैक्स हैं वो कहीं ना कहीं इन दोनों से पार नहीं पा पाते हैं या फिर इन दोनों को रोक नहीं पाते हैं। एंड जो स्पेन का एक तरीके से फ्लूइडिक सिस्टम है जहाँ पे ऑर्जेबेल आपको बीच में मिल जाते हैं एज अ स्ट्राइकर, वहीं पे ये दोनों विंगर्स स्पेन का पूरा गेम बनाते हैं जहाँ से शूट करते हैं, ड्रिबल करते हैं, चांस क्रिएट करते हैं या फिर असिस्ट भी देते हैं। अगर आप विलियम्स को यहाँ से हटा देते हैं तो स्पेन का जो पूरा लेफ्ट विंग का सिस्टम है वो पूरा चेंज हो जाएगा। मुझे पता है आप बोलेंगे कि एलेक्स बेना जो है वो यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, उरुग्वे के अगेंस्ट उन्होंने विनर गोल भी मारा था, बट एलेक्स बेना इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट जो उनकी स्किल है या फिर जो उनकी एक तरीके से कैपेबिलिटी है वो निको विलियम्स से एब्सोल्युटली डिफरेंट है। विलियम एक एक्सप्लोसिव प्लेयर है, पीसी प्लेयर है जो कि डिफेंडर्स को 1-on-1 सिचुएशंस में हरा देते हैं और उसके बाद चांसेस क्रिएट करते हैं। वहीं पे एलेक्स बेना जो है वो एक तरीके से काफी इंटेलिजेंट प्लेयर है जो टाइट स्पेसेस में आपको पासेस बनाएंगे या फिर 1-on-1 जो पासेस होते हैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। वो अपनी इंटेलिजेंस के लेवल पे परफॉर्म करते हैं, बट उनके पास कोई ऐसी डेंजरसनेस या फिर डायरेक्टनेस नहीं है जिस तरीके की निको विलियम्स के पास है। अब अगर आप पोर्चुगल के राइट बैक पे नजर मारो तो वहां पे आपको मिलेंगे कैंसेलो या फिर सेमेडो। अब अगर यहाँ पे विलियम स्टार्ट कर रहे होते तो कैंसेलो या सेमेडो के पास एक ऐसा प्लेयर होता जो उनको एक्सटेंड तक खींच लेता, बिल्कुल उनके एक एक चीज को यहाँ पे चेक कर लेता, ड्रिबल करता, पेस दिखाता, सब कुछ करता। बट एलेक्स बेना के साथ उनके आगे एक ऐसा प्लेयर है जो कट इनसाइड करके थोड़ा अंदर ही खेलने आएगा एंड ये उनके लिए बहुत आसान है बिकॉज वहां पे सेंटर बैक का सपोर्ट उनको मिल जाएगा, यानी कि जॉय नेविस एंड उसके आगे विटिनिया जैसे प्लेयर्स भी पीछे आके उनको हेल्प करेंगे। सो टेक्निकली एलेक्स बेना को वो यहाँ पे ट्रैफिक में फंसा सकते हैं, बट निको विलियम्स होते तो वो इतने पेसी एंड डेंजरस थे कि वो यहाँ पे ड्रिबल करके निकल सकते थे। एंड इसके अलावा एक और पार्ट है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। विलियम्स के बिना स्पेन की लेफ्ट साइड ने सिर्फ अपना अटैक नहीं खोया है बल्कि अपने डिफेंसिव ट्रांजिशंस भी खो दिए हैं। विलियम्स एक ऐसे प्लेयर हैं जो अग्रेसिवली ट्रैक बैक करते हैं, जैसी बॉल छिनती है या फिर बॉल कहीं और होती है तो वो अपनी पोजीशन में लेफ्ट साइड में वापस आके पीछे तक ट्रैक बैक करते हैं। बट एलेक्स बेना उस तरीके से अग्रेसिवली ट्रैक बैक कर ही नहीं सकते बिकॉज उनके पास वो पेस ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको सेंट्रली खड़े हुए दिख जाएंगे, जिसकी वजह से जो स्पेन के एक लेफ्ट बैक है कुकुरेया वो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम खाली दिखेंगे। एंड पोर्चुगल के पास यहाँ पे फैंटास्टिक प्लेयर्स हैं इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए। कॉन्चेचाओ आपको बेंच से मिल जाएंगे, नेटो मिल जाएंगे, उसके अलावा ब्रूनो फर्नांडिस सिर्फ एक ही पास में जो ट्रांजिशन है या फिर जो गेम प्ले है वो एक साइड से दूसरी साइड पे स्विच कर देंगे। एंड यहाँ पे कुकुरेया मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सफर होते हुए मिलेंगे बिकॉज उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा जो उनको निको विलियम्स के साथ मिला करता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विलियम्स के बिना स्पेन जो है उनकी क्वालिटी खराब हो गई है। विदाउट विलियम्स ऑल्सो स्पेन इज अ वेरी गुड टीम, बट आप इसको ऐसे मान के देखिए कि एक आदमी के दो हाथ हैं। विदाउट विलियम्स स्पेन यहाँ पे विदाउट वन हैंड मिलेगी, यानी कि सिर्फ उनका एक हाथ खुला हुआ है और एक हाथ बांध दिया गया है। एंड पोर्चुगल ऐसी टीम है जिनके अगेंस्ट सिर्फ एक हाथ काफी नहीं है, आपको अपने दोनों हाथों की जरूरत है। पॉइंट थर्ड, द यमाल वर्सेस नूनो मेंडिस रीमैच। लेट मी एक्सप्लेन कि मैं इस पॉइंट पे इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं। जून 2025 में नेशंस लीग फाइनल का मैच था, यानी कि यमाल के करियर का बहुत बड़ा मैच जिसके लिए उन्होंने बॉर्न फॉर दिस की स्टोरी वगैरह भी इंस्टाग्राम पे लगाई थी। बट उसके बाद एक चीज उनके जीवन में घटती है जिसका नाम है नूनो मेंडिस। 105 मिनट में वो सिर्फ एक सक्सेसफुल ड्रिबल कर पाते हैं, 10 डूल जो है वो लूज कर देते हैं एंड फाइनली उनके मैनेजर उनको सब आउट कर देते हैं ये कहते हुए कि अभी सिर्फ 17 साल का लड़का है, थक गया था। वन ऑफ द बेस्ट यंग प्लेयर ऑन द प्लैनेट, बट एक 24 साल के लेफ्ट बैक ने उन्हें अपनी पॉकेट में रख लिया था। अब ट्यूसडे को आपको सेम यमाल मिलेंगे, सेम नूनो मेंडिस मिलेंगे, सेम पोजीशन मिलेगी एंड सेम तरीके का मैच भी यहाँ पे मिल सकता है। एंड यहाँ पे आता है वो पॉइंट जो इसको इस बार और भी डेंजरस बनाता है स्पेन के लिए, नेशंस लीग वाले टाइम से भी ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट यमाल से अपनी ही फॉर्म में थे, उन्होंने 10 ड्रिबल्स की, ऑपोजिशन बॉक्स में 14 टचेस की। ऐसा लग रहा था कि यमाल जो है पूरे वर्ल्ड कप के वन ऑफ द बेस्ट विंगर हैं। बट ऑस्ट्रेलिया के जो फुल बैक थे वो थे फिलिप एम्वीनिया। बट एम्वीनिया जो है वो मेंडिस नहीं है, ये कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है एम्वीनिया के लिए, बट मैं एक फैक्ट जो है वो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। नूनो मेंडिस जो है वो चैंपियंस लीग विनर है, जो पीएसजी के साथ बैक टू बैक ट्रॉफीज यहाँ पे जीत चुके हैं। उसके अलावा वो शायद दुनिया के 2 से 3 जो लेफ्ट बैक्स हैं उनमें वन ऑफ द पेसी लेफ्ट बैक्स है। उसके अलावा वो फिजिकल लेफ्ट बैक है, वो वैसे लेफ्ट बैक है जो आपको बिल्कुल भी टाइम और समय नहीं देंगे बॉल पे आने के लिए। बहुत ही अच्छे टैकलर हैं, बहुत ही अच्छे विजन वाले प्लेयर हैं जो कि कहीं से भी आके जब अटैक शुरू हो रहा होता है उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर चुके हैं अगेंस्ट लमीन यमाल, वो भी बड़ी स्टेज पे।
अगर नूनो मेंडिस वही रिपीट कर देते हैं जो उन्होंने 8 महीने पहले नेशंस लीग फाइनल में किया था, तो आप सोच के देखिए कि जो स्पेन है, जिनका लेफ्ट विंग जो है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, उसके बाद जो राइट साइड है यमाल की, वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो जो स्पेन का अटैक है वो टेक्निकली सिर्फ डिपेंड करेगा ओरिज़ाबेल एंड पेड्री के ऊपर। डेफिनेटली गुड प्लेयर्स, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, बट मुझे ऐसा लगता है कि पोर्चुगल के अगेंस्ट नॉट इनफ। अब मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे कि लमीन यमाल अपनी फॉर्म में आ चुका है, वो अपनी इंजरी को पीछे छोड़ के अब वापस टीम में अच्छा खेल रहा है, एंड जो पिछला टाइम था वो चला गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली ट्रू। बट एक और पॉइंट है जिसके बारे में लोग यहां पे बात नहीं कर रहे हैं। यमाल की स्ट्रेंथ जो है वो है 101 ड्रिबलिंग, चांसेस क्रिएट करना, वाइड आके खेल के कट इनसाइड करना। बट नूनो मेंडिस की स्ट्रेंथ भी वही है जो कि यमाल की स्ट्रेंथ है, यानी कि इस तरीके की ड्रिबलिंग को रोकना, फिजिकल होना, किसी भी तरीके से किसी भी विंग को 1 सेंटीमीटर तक का भी स्पेस ना देना। अगर किसी भी अटैकर का जो इंटायर सिस्टम है वो एक तरीके के गेम प्ले पर डिपेंड करता है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक तरीके का डिफेंडर जो है वो बहुत बड़ी बात बन जाती है। यानी कि यमाल जैसे प्लेयर के लिए जिनका जो मेन गेम है वो ड्रिबलिंग एंड कट इनसाइड पे रहता है, तो उनके लिए नूनो मेंडिस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पे बन जाएंगे। डजंट मैटर वो कितना भी इंप्रूव कर ले, तो वो जो लेफ्ट बैक है वो भी तो टेक्निकली इंप्रूव कर रहा है, एंड वो बैक टू बैक चैंपियंस लीग जीत के भी आपके आगे आ रहा है। एंड यमाल ये चीज जानते हैं, जब वो नूनो मेंडिस को इस बार फेस कर रहे होंगे तो उनके दिमाग में भी वही चीज चल रही होगी जो लास्ट टाइम हुई थी, यानी कि इस आदमी ने मुझे पिछली बार ड्रिबल नहीं करने दिया था, मैं सिर्फ एक सक्सेसफुल ड्रिबल कर पाया था, उसके बाद मैं 10 रूल जो है वो यहां पे हार गया था। पॉइंट 4, द बेंच विंस इट अगेन। क्रोएशिया वाले मैच से पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें अपने चौथे पॉइंट में मैंने ये बोला था कि जो पोर्चुगल का जो बेंच है वो क्रोएशिया से काफी ज्यादा बेटर है, एंड इस तरीके के मैचेस में अगर मैच 70-80 मिनट्स तक खिंचता है तो उसके बाद पोर्चुगल के बेंच से जो लोग आएंगे वो इस मैच को बदल देंगे, एंड इवेंचुअली वैसा ही यहां पे हुआ। एंड ट्यूसडे वाले मैच के लिए भी मैं कुछ ऐसा ही प्रेडिक्शन आपके आगे कर रहा हूं। बट आप सोच के देखिए स्पेन के बेंच पे नॉर्मली आपको क्या मिलेगा, या तो निको विलियम्स मिलेंगे या फिर पिनो मिलेंगे। टेक्निकली यहां पे जो उनके अटैकिंग ऑप्शन है ये बेंच पे थे, इस बार वो दोनों के दोनों यहां पे एब्सेंट है। अब जो स्पेन के अटैकिंग ऑप्शंस बेंच पे बचे उसमें बचेंगे फेरान टोरेस, मे बी बोर्जा इग्लेसियास, और मे बी डैनी ओल्मो अगर वो स्टार्ट नहीं करते हैं। गुड प्लेयर्स, वेरी गुड प्लेयर्स, बट मेरे हिसाब से ये प्लेयर्स वो क्वालिटी नहीं रखते हैं जो 75th मिनट में आके किसी भी नॉकआउट मैच में पोर्चुगल जैसी टीम को हरा के स्पेन को जितवा के ले जाएंगे। अब अगर आप पोर्चुगल के बेंच पे नजर मारो तो चाहे लियो स्टार्ट करते हैं नहीं करते, उसके अलावा भी उनके पास काफी क्वालिटी है। अगर लियो स्टार्ट करते हैं तो बेंच पे आपको मिलेंगे कॉन्चेचाओ, रामोस, ट्रिंकाओ, जो कि आराम से बेंच से आ सकते हैं। अगर नेटो स्टार्ट करते हैं तो आपको बेंच पे मिलेंगे गुंसालो रामोस। अगर नेटो स्टार्ट करते हैं तो आपको बेंच पे मिलेंगे लेओ, जॉ फेलिक्स, उसके अलावा रामोस अगेन। 21.4% गोल्स जो हैं वो इस वर्ल्ड कप में सब्स्टिट्यूट्स ने मारे थे। एक ऐसा रिकॉर्ड है जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, जो 2026 वर्ल्ड कप में ब्रेक हुआ है। ESPN ने ये चीज कंफर्म करी है, एंड हम जो मैचेस देख रहे हैं उसमें भी हमें ये चीज मिल रही है कि बेंच से प्लेयर्स आके यहां पे हर मैच को बदल दे रहे हैं। यहां पे आता मेरा सेकंड प्रेडिक्शन, जो कि मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से क्रोएशिया के अगेंस्ट एक बेंच से आए प्लेयर्स ने गोल मार के मैच को जिताया था, मेरे हिसाब से इस मैच में भी पोर्चुगल के लिए बेंच से कोई प्लेयर आएगा जो कि गोल स्कोर करेगा, मे बी वो विनर भी हो सकता है, एंड इस नॉकआउट फेज में पोर्चुगल को शायद वो एक अपर हैंड दे देगा अगेंस्ट स्पेन। स्पेन के 70 मिनट में आपको एक टायर्ड मिडफील्ड मिल सकती है, जहां पे रॉड्री जो थोड़े थक गए होंगे, जो पेड्री है बहुत देर से आगे पीछे अटैक डिफेंस में होते हुए वो भी थक गए होंगे, कुकुरेया जो कि शायद पेड्रो नेटो को चेस करते हुए यहाँ पे या फिर उनको ड्रिबल करते हुए उनकी जो लेग्स है वो भी हैवी होगी। वहीं पे पोर्चुगल का बेंच आपको मिलेगा विद फ्रेश लेग्स, जो कि एक एक्सपीरियंस बेंच है, जो कि क्रोएशिया के अगेंस्ट ये प्रूव कर चुका है। उसके अलावा अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स में वो बहुत अच्छा खेलते हैं। मेरे हिसाब से ये बेंच वाली स्ट्रेंथ जो है ये पोर्चुगल को एक अलग ही तरीके का अपर हैंड देती है, जो इस पूरे टूर्नामेंट में उनको फाइनल तक हेल्प करता रहेगा अगर वो फाइनल में पहुंचते हैं टच वुड। पॉइंट 5, रोनाल्डो वर्सेस स्पेन फैक्टर। एंड अब बात करते हैं उस फैक्टर के बारे में, उस आदमी के बारे में जो पिच पे दूसरी तरफ खड़ा होगा। पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है जब स्पेन जैसी टीम को क्रिस्टियानो रोनाल्डो फेस करते हैं। ये जो हिस्ट्री है ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अगर आप 2018 के वर्ल्ड कप की स्पेन की टीम की बात करो, जिनके पास फैंटास्टिक प्लेयर्स थे, जहां पे इनिएस्टा थे, जहां पे रामोस थे, जहां पे पीके थे, ऐसी स्टार स्टडेड टीम के आगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैट्रिक स्कोर करते हैं, जहां पे वो एक 25 यार्ड फ्री किक को हम नहीं भूल सकते, जो मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट गोल्स रहा है। वो परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की वन ऑफ द 5 बेस्ट परफॉर्मेंसेस में आज भी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि ये फीफा ने बोला। 2025 नेशंस लीग फाइनल में म्यूनिक में ऐसा लग रहा था कि पोर्चुगल जो इस मैच से बाहर हो जाएगी। स्पेन ऑलरेडी 2-1 जो स्कोर है वो यहां पे चल रहा था। वहां पे फाइनल मिनट्स में क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2-2 कर देते हैं, गोल स्कोर करते हैं, एंड पोर्चुगल को यहां पे बचा के एक्स्ट्रा टाइम में ले जाते हैं। फाइनली पोर्चुगल जो है पेनल्टीज पे जीत जाती है, एंड स्पेन नेशंस लीग हार जाती है। द पॉइंट इज दैट कि रोनाल्डो के गोल के बिना वहां पे कोई एक्स्ट्रा टाइम होता ही नहीं, कोई पेनल्टीज ही नहीं होती। स्पेन 2-1 जीत के फाइनली इस ट्रॉफी को लेके चले जाती। बट उस दिन रोनाल्डो हैपेंड एंड रोनाल्डो सेव्ड पोर्चुगल। तो 2 मेजर टूर्नामेंट्स,
2 meetings with Spain and 2 fantastic performances by Cristiano Ronaldo. बट इसके अलावा एक और स्पेसिफिक पैटर्न है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। रोनाल्डो यहाँ पे स्पेन के अगेंस्ट सिर्फ गोल स्कोर नहीं करते हैं, ये तब स्कोर करते हैं जब सबसे ज्यादा मैटर करता है। 88 मिनट में जो उन्होंने फ्री किक स्कोर करी थी स्पेन के अगेंस्ट, वो कोई पहला गोल नहीं था उनका, बल्कि वो इक्वलाइजिंग गोल था। 3-2 से स्पेन ऑलरेडी आगे चल रही थी। इवन इन यूएफए नेशंस लीग फाइनल वाला मैच अगर आप याद करो तो वहां पे 2-1 जो है पोर्चुगल हार रही थी एंड रोनाल्डो ने गोल मार के उसको 2-2 बनाया। तो जब प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, जो मोमेंट होता है सबसे बड़ा होता है, या फिर पोर्चुगल जब हार रही होती है, वहां पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो खड़े होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो पोर्चुगल को वहां से बचा के ले आते हैं। स्पेसिफिकली अगेंस्ट स्पेन वो ऐसा 2 बार कर चुके हैं। एंड अब यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो अराइव करेंगे ट्यूसडे को एक ऐसी चीज के साथ जो उन्होंने अपने करियर में पहले कभी नहीं करी थी, कॉन्फिडेंस, जो कि उनको नॉकआउट गोल से मिला होगा जो उन्होंने क्रोएशिया के अगेंस्ट स्कोर किया था। एक ऐसा गोल जो पिछले 20 साल से वो कोशिश कर रहे थे, एक ऐसा मेंटल बैरियर जो लोग कह रहे थे कि वो कभी नहीं तोड़ पाएंगे, बट फाइनली उन्होंने तोड़ दिया। एंड अब वो फेस करने वाले एक ऐसी टीम को जिनके अगेंस्ट वो मोस्ट ऑफ द टाइम डिलीवर करते हैं, एक ऐसी टीम जिनके फैंस को वो ऑलरेडी 2 बार जो है साइलेंस कर चुके हैं, एंड एक ऐसी टीम जिसके अगेंस्ट वो अभी रिसेंटली ट्रॉफी जीत के आ रहे हैं। जितने भी प्रेडिक्शन मॉडल्स हैं वो यहाँ पे स्पेन को पोर्चुगल से आगे बता रहे हैं, एंड जितने भी फुटबॉल पंडित्स हैं, जितने भी बुक मेकर्स हैं, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्पेन इस मैच को बड़े आराम से जीत सकती है। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये सारी चीजें उन्होंने आपको 2018 में भी बोली थी। किसी ने प्रेडिक्ट नहीं करा था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पे हैट्रिक मार के इस मैच को बचवा लेंगे। यही सेम प्रेडिक्शन उन्होंने यूएफए नेशंस लीग के फाइनल से भी पहले करी थी। वहां पे भी किसी ने ये प्रेडिक्ट नहीं करा था कि पोर्चुगल यहाँ पे ड्रॉ कर जाएगी विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड वो पेनल्टीज पे जीत जाएंगे। स्पेन का डिफेंस डेफिनेटली बहुत अच्छा डिफेंस है। उनाई सिमन जो है वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, बट ये ऐसा डिफेंस जिसने अभी तक पोर्चुगल को फेस नहीं करा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अभी तक रिकॉर्ड जो बना रहे हैं वो सिर्फ एक स्टैट है, गारंटी नहीं है, बिकॉज पोर्चुगल जैसे अटैक के आगे स्पेन के डिफेंस का एक्चुअल टेस्ट जो है वो अब होगा। माय प्रेडिक्शन, मेरे हिसाब से रोनाल्डो वो करेंगे जो वो करते हुए आए हैं, यानी कि एक गोल यहाँ पे जरूर मारेंगे, चाहे वो पेनल्टी हो सकती है, चाहे वो कॉर्नर से गोल हो सकता है, शायद वो ब्रूनो फर्नांडिस की किसी फ्री किक का एक हेडर भी हो सकता है, या इसके अलावा एक बैंगर भी हो सकता है। एक ऐसा आदमी जिसके पास कुछ भी हारने को नहीं होता है, मेरे हिसाब से वो इस दुनिया का सबसे डेंजरस आदमी होता है, जैसे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो गाइज ये थे मेरे हिसाब से वो 5 पॉइंट जो स्पेन वर्सेस पोर्चुगल मैच को डिसाइड करेंगे। ऑब्वियसली ये रोनाल्डो वर्सेस यमाल नहीं है, बल्कि उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कंबाइंड फैक्टर्स हैं, जो कि मिलके इस मैच को एक तरीके से रिजल्ट देंगे या फिर इस मैच को आगे बढ़ाएंगे। सो जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपके हिसाब से कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस मैच को एक्चुअली में चेंज करेगा। क्या ये स्पेन वाला कर्स है, क्या ये रोनाल्डो फैक्टर है, या फिर ये जो निको विलियम्स की इंजरी है वो है। व्हाटएवर यू थिंक, जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर ये आपको छोटा सा प्रीव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।